क्लास 10th के अंतर्गत लेसन 9 के आज वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे। पाठ्यगत प्रश्न से शुरुआत करना है। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं और फिर संख्या 157 देख रहे हैं। प्रश्न ये कहता है कि यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाले समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तथा लक्षण भी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा। संभवतः आप बता सकते हो उत्तर में संभवतः लक्षण बी पहले उत्पन्न होगा। जो बी लक्षण होगा वो पहले उत्पन्न होगा। ये पूछा कि क्यों पहले उत्पन्न होगा, तो और इसका आगे बता सकते हैं आप कि क्योंकि पहली पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कुछ नए विभिन्नताएँ परिलक्षित होती है। ये नई विभिन्नताएँ यदि वातावरण के अनुकूल होती है तो उनके प्रतिशत संख्या समष्टि से अधिक हो जाती है। तो आपने देखा कि कौन पहले लक्षण आपको दिखाई देगा ए और बी में, तो आप कह सकते हैं कि संभवतः जो बी वाले लक्षण होंगे वह पहले दिखाई देंगे। आप इसको भूल नहीं सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए प्रश्न 2 कहता है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। स्पीशीज का मतलब होता है जाति। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रहा है कि विभिन्नताओं को उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व कैसे बढ़ जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए बताते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे इसको बताएंगे। तो उत्तर में कह सकते हैं विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज के अस्तित्व को संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि स्पीशीज स्वयं के वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए उष्णता यानी अधिक ताप को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यदि वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो जीवाणु मर जाते हैं। केवल उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले ही जीवित रह पाते हैं। तो ये बता सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई पूछता है तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। चलिए उसके बाद से आपका अगला जो क्वेश्चन आप हम लोग तो देख रहे हैं। प्रश्न 1 है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी हैं या अप्रभावी। याद करो, बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि ये लक्षण प्रभावी है कि अप्रभावी। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि उत्तर में कि मेंडल के 2 विकल्पी यानी मटर के पौधे चुने जैसे लंबे पौधे जो कि लंबे मटर के पौधे ही पैदा करते हैं तथा बौने मटर के बौने पौधे ही उत्पन्न करते हैं। मेंडल ने इन दोनों पौधों का संकरण कराया। प्रथम संतति यानी प्रथम पीढ़ी F1 में सभी मटर के पौधे लंबे लगेंगे। इसका अर्थ है कि लंबाई का लक्षण ही F1 पीढ़ी संतति में दिखाई देगा और बौनेपन का लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण दिखाई दिए, अथवा लंबे पौधे भी और बौने पौधे भी। लेकिन इसका जो संबंध था 3 संबंध 1 अनुपात में। इसका अर्थ है कि लंबे होने का लक्षण प्रभावी और बौने होने का लक्षण अप्रभावी, क्योंकि जो लंबे होने का लक्षण वो दिखाई देता है, बौने होने का लक्षण दिखाई नहीं देता। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मेंडल ने किस प्रकार ये बताया कि जो पौधे होते हैं कुछ पौधे हमें दिखाई देते हैं और कुछ पौधे हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो अभी आपने इसका उत्तर भी जाना कि मेंडल ने इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मटर के जो बड़े पौधे होते हैं उसको लिया और जो बौने पौधे होते हैं उसको लिया। जब मटर के छोटे पौधे और जब बौने पौधे के लिया उसने, और उसके बाद से उसने संकरण जब कराया तो उसने देखा कि प्रथम पीढ़ी में जो माने लंबे वाले पौधे थे वह दिखाई दिए, जबकि बौने वाले पौधे नहीं दिखाई दिए। फिर उसने बौने और लंबे पौधे के बीच में संकरण कराया। तो उसने संकरण कराया तो देखा कि
संकरण कराने के बाद जो अब जो अनुपात आया वह लंबे पौधे और बौने पौधे में 3 संबंध 1 का आया। यानी स्वपरागण में लंबे पौधे बहुत अधिक दिखाई दिए और बौने पौधे कम दिखाई दिए। तो लंबे पौधे अधिक दिखाई दिए तो उसने क्या कहा, लंबे जो पौधे थे उसको प्रभावी लक्षण कहा, और जो बौने पौधे थे वो कम दिखाई दिए उसको उसने अप्रभावी लक्षण कहा। तो आपको मैंने पहले ही कहा कि जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उससे हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगर ये कोई भी पूछे कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं तो हम इस चीज़ को बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं, देखिए इसका दिखाया भी है। देखिए लंबे पौधे के लिए कैपिटल T लिखा है, समझ सकते हैं यहाँ पर। जो लंबे पौधे हैं उसके लिए उसने मेंडल ने कैपिटल T लिखा है, 2 कैपिटल T लिखा है जिसपे लील कहते हैं, और बौने पौधे के लिए 2 उसने स्मॉल T लिया है। उसके बाद से उसने जब संकरण कराया, देखिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह है, संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे ही उत्पन्न हुए। तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे ही क्या हुए, उत्पन्न हुए, उसने दिखाया। और फिर उसने संकरण कराया कैपिटल T स्मॉल T से। तो संकरण कराने के बाद उसने देखा कि स्वपरागण कराया तो उसने देखा कि लंबे पौधे प्लस बौने पौधे, लंबे पौधे और बौने पौधे में 3 संबंध 1 का अनुपात हुआ। और इससे ये प्रदर्शित हुआ कि जो यानी 3 संबंध 1 का मतलब कि अगर स्वपरागण कराया गया तो स्वपरागण में 3 अगर लंबे पौधे उत्पन्न हुए तो 1 आपका बौना पौधा उत्पन्न होगा, उसने देखा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी थी और इस चीज़ को आप बता सकते हैं, कोई आपको पूछेगा बताने के द्वारा भी बता सकते हैं। तो लंबे पौधे को उसने अप्रभावी लक्षण बताया और जो बौने थे उसको अप्रभावी लक्षण उसने बताया। तो यही है मेंडल ने किस तरीके से अपने प्रयोग करके प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण को उसने बताया। अगर आपसे कोई पूछे तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, देख भी रहे हैं कि अगला प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोग से ये कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। तो देखिए मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः तब F1 पीढ़ी के 2 पौधे का संकरण किया गया, तब F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने का अनुपाती संबंध 1 था। कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे और बौनेपन का लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यानी वंशागत का मतलब कि जो हमारे लक्षण है फिर हमारे जो संतान होंगे उसमें चलता रहता है। तो ये भी अगर आपसे चीज़ पूछा जाता है तो ये भी आप चीज़ इसको बता सकते हैं। चलिए अब एक और प्रश्न है बाबू, प्रश्न नंबर आपके पास 3 है। कहता है कि एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग O है से विवाह करता है। उनकी पुत्री का रुधिर वर्ग O है। क्या वह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर वर्ग A अथवा O प्रभावी लक्षण है, अपने उत्तर का स्पष्टीकरण कीजिए। तो आप का उत्तर होगा नहीं, ये सूचना पर्याप्त नहीं है। यह बताने के लिए कौन सा विकल्प लक्षण रुधिर A या रुधिर वर्ग O है, ये प्रभावी नहीं हम बता सकते। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी एक प्रश्न है। तो आप कह सकते हैं कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। बता सकते हैं कि मानव के अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी है, लेकिन एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़ी नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों X कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में ये जोड़ा
परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिससे एक गुणसूत्र समान आकार का X होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं, या बता सकते हैं। और अतः स्त्रीलिंग गुणसूत्र XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है। याद करो, स्त्री में XX गुणसूत्र और पुरुष में XY पाया जाता है। इस प्रकार सभी स्त्री युग्मक एक समान होता है। स्त्रियों में जो युग्मक होता है एक समान होता है, परंतु नर युग्मक दो प्रकार के होते हैं। अब यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो बच्चा लड़की होगी, यानी XX मिलेगा। स्त्री का X, पुरुष का X तो लड़की होने की, परंतु यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचन करता है तो बच्चा लड़का होगा। तो ये प्रश्न था आपका कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसा होता है। तो आपको एक बार फिर बता दें, कह सकते हैं कि स्त्री में एक समान युग्मन होता है XX, जो पुरुष होता है उसमें जो होता है युग्मन YY होता है, यानी उसमें Y नहीं YX होता है। जो दोनों में निषेचन होता है, तो अगर पुरुष का X स्त्री के X से मिलता है तो लड़की होती है, और अगर पुरुष का Y लड़की के या जो माता होती है उसके X से मिलता है, क्योंकि माता में X ही होती है, तो लड़का होता है। इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। फिर जो आगे की पढ़ाई होगी हम लोग वीडियो नंबर 5 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।